नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अगले दिन जो था हमने वीडियो देखा था 2022 का पेपर जो इतिहास का 50 क्वेश्चन इसमें से किए थे और 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि नींद आ रहा है, तो मैंने क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, तो आइए 50 क्वेश्चन को करते हैं। और जो वीडियो हमारे पर नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ध्यान से रखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 50 के बाद आते हैं हम 51 से करेंगे। ठीक है, 51 से करेंगे। 50 भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं 50 क्वेश्चन भी आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए पूरा ये क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन आपके लिए। 50वां क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में कही गई थी। और किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय। ठीक है, जो वीडियो पर नए हैं पूरा वीडियो को देखेंगे मेरे दोस्त। ये जो है 2024 के एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, जो 12 क्लास की हिस्ट्री से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमने बताया था कि 450 नंबर जिससे पार लाने हैं, तो वो पूरा वीडियो को देखेगा। आधा अधूरा देख के जाएगा, बोलेगा सर नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करके आप देखिए पूरा वीडियो को। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। हमको पता है पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट देखिए आप। ठीक है, ये हमने देख लिया। लिखा है अगला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसको पराजित किया था? तो पहले पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। किसके किस बीच हुआ था ये भी याद रखेंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो हारा था कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आवाज़ आ रही है साफ साफ? कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, टाइप कीजिएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 53 क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भली भांति आपको पता होगा कि ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था। और किस नदी किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। यानी 53 का आपका बी जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि सुलह सुलह ए कुल किसकी नीति थी? तो ये नीति जो थी ये अकबर की नीति थी। अकबर ही ऐसा नीति चलाता था। आगे आते हैं, यहाँ 55वां क्वेश्चन जो है, 55वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। भली भांति आप देखते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 55 क्वेश्चन जो हो जाएगा, 55 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किस मुगल शासक ने हिंदू पर जजिया कर हटाया था? कर को क्या कर दिया था? हटा दिया था। तो जजिया कर हटाने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था भाई? तो वह व्यक्ति था अकबर। अकबर ने क्या किया था? हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि रूस में भारत विद्या विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है? यानी रूस में जो भारत के विद्या विद्या लिखा है उसके जनक किनको कहा जाता है? तो अब भाली भांति जानते हैं कि GS लीवी देव को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को एक संस्था है जिसके द्वारा किस वर्ष हप्पी जो है, जो विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी होती थी, ठीक है, हप्पी राज धरोहर स्थल घोषणा कर दी गई थी? यानी कहने का मतलब कि इस यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को एक संस्था है, जो हप्पी जो है विश्व धरोहर के रूप में क्या किया, घोषित कर दिया गया था। वह कब कर दिया गया था? 1986 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो सबसे महानतम शासक जो था, ये भली भांति आप जानते होंगे कि यह कौन था? कृष्ण देव राय। कौन था? महानतम का मतलब होता है शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये कृष्ण देव राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि हप्पी किस राजवंश से संबंधित है? तो मैंने बताया है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये हिंदुओं का होता था, ये मुस्लिमों का होता था। ये भी बाद में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। लिखा है कि आईने ए अकबरी की बात करेंगे। ठीक है, आईने ए अकबरी की बात करेंगे तो इसके कितने भागों में बांटा गया है?
तो ये 5 भागों में आईन अकबरी के लेखक कौन हैं, तो अब्दुल फजल जो है, इनके बारे को ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा 62 से बात देख लेते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, होगा तो बताइएगा आप। ठीक है, लिखा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी को परिवर्तित करने वाला व्यक्ति था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन आपका बी जो राइट हो जाएगा। मैंने पूरे वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हिमायूनामा लिखा था। जो गुलबदन बेगम जो थी, किसके आग्रह पर जो है हिमायूनामा लिखा था, ये आप याद रखेंगे। तो ये किसके आग्रह पर किया गया था, तो अकबर के आग्रह पर यह लिखा गया था। तो ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखा है कि बादशाहनामा किसने लिखा है। बादशाहनामा की पुस्तक है, ये लिखने वाले जो व्यक्ति हैं ये जो हैं, ये कौन है भैया, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं, ये बादशाह नामक पुस्तक लिखे हैं। इन बात को याद रखेंगे। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, याद रखेंगे। फतेहपुर जो सीकरी है, इसकी राजधानी किसने बनाई थी। 65 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये अकबर द्वारा राजधानी बनाई गई थी। और अकबर ने फतेहपुर पर क्या किया था, विजय भी प्राप्त अकबर द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 2022 का पेपर है। पूरा जो वीडियो को देखेगा दोस्त, उसका यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जाने वाले कहीं पर नहीं हैं। यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही जो था, ये कौन से सन में चलाया गया था, इस बात को पूछा गया है। तो ये चलाया गया था 1582 ईस्वी में। इस बात को याद रखेंगे। अकबर का संरक्षण कौन था, मतलब अकबर के समय संरक्षण में कौन था व्यक्ति, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो था बैरब खां जो था, इसके संरक्षण में था। तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में मुगल वंश की संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक भली बात ही जानते हैं कि जो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और बाबर ठीक है, बाबर द्वारा जो क्या है कि इब्राहिम लोदी को हराया गया था 1526 ईस्वी में। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे, बाबर कौन है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट, हम लिखा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और इसे 1857 के क्रांति के बाद 1857 जो क्रांति होती है, जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसी समय बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून ले जाया जाता है। रंगून जो है म्यांमार में पड़ता है, उन्हें वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है अंग्रेज़ों द्वारा। इस बात को याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, लिखा है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। अकबर के समकालीन जब अकबर शासन कर रहा था, उस समय इतिहासकार कौन थे, इस बातों को पूछा गया है। तो बदायूं जो थे, बदायूनी जो थे, इसके समय जो थे इतिहासकार थे। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। लिखा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। मैंने कई बार बताया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वह 540 ईसा पूर्व में हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन जो है वैशाली में हुआ है। कुंडलवन कश्मीर में बहुत चौथी बहुत संगति हुई थी, इस बात को भुला जाएंगे। ठीक है, इनका महावीर स्वामी का कुंडल वैशाली में इनका जन्म हुआ महावीर स्वामी का, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि गौतम बुद्ध को लुम्बिनी नामक नेपाल में जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, दिबांगर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो हमने देखा था
कि दिबांगर जो होते थे और श्वेतांबर, दिबांगर का मतलब कि जो जैन धर्म होता था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव, जबकि अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को जाना जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि इसमें दो जैन धर्म की संगतियाँ होती है, जिसमें दो भागों में टूट जाता है। पहला दिबांगर और श्वेतांबर। दिबांगर जो थे ये कौन से धर्म से संबंधित था? तो जैन धर्म से। इस बात को याद रखेंगे, तो जैन धर्म से संबंधित है। और दिबांगर का मतलब होता है जो नंगे वस्त्र रहते थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सब्जेक्टिव में कि दिबांगर और श्वेतांबर से आप क्या समझते हैं, या दिबांगर और श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट करें। तो ये लिख देंगे कि दिबांगर जो थे वह क्या थे? दिबांगर जो थे नंगे वस्त्र रखकर करते थे, जबकि श्वेतांबर जो थे जैन धर्म को मानने के लिए श्वेत वस्त्र पहना करते थे। यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? जो सांची जो है, या सांची का स्तूप किसने बनवाया था? स्तूप ये अशोक ने, लेकिन ये लिखा है सांची जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसके अनुसार आपके रायसेन। कौन से? रायसेन आपका राइट हो जाएगा, रायसेन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, रायसेन में स्थित है। लिखा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म जो मैंने कई बार पीछे रिपीट किया है कि धम्म का मतलब होता है प्रचार, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो धर्म की प्रचार के लिए नियुक्ति की थी, यानी शुरुआत की थी कि आप जाइए और बौद्ध धर्म की प्रचार कीजिए। तो किसने की थी भैया? तो अशोक ने। आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है अकबरनामा किसकी कृति है, यानी अकबरनामा की रचना किसने की है? तो ये भुलवा कर ऐसे आपको देगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अकबरनामा की जो है रचना ये अबुल फजल ने की है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था, ये भी बात में याद रखेंगे। ठीक है, किसको पराजित किया था चौसा के युद्ध में? तो आपके बात हो जाएंगे बी, आपके जो होंगे आपके राइट हो जाएंगे, यानी हिमायू को। ठीक है, शेर शाह और हिमायू के बीच जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हिमायू को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया था। और हिमायू जो था कुछ दिन तक यहाँ से चला गया था, और फिर जाके 1556 ईस्वी में 55 या 56 ईस्वी में वो आता है, और फिर दिल्ली का शासन बनता है, 1 साल करता है, फिर वह गुजर जाता है। आगे बात करेंगे कि जीतल, ठीक है, शीतल नहीं जीतल लिखा है, जीतल किस धातु का होता है? जीतल का मतलब होता है सिक्का जो है किस धातु का बना होता है? तो आपको हम भली भांति बताए होंगे कि जीतल जो होता है आपको वह तांबा का बना होता है। ठीक है, किसका? तांबा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जीतल का मतलब तांबा का, क्या? तांबा का। आगे बात करेंगे, 78वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। 78वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? यानी जहांगीर का शासनकाल जो था ये किसका पुत्र था भाई? तो ये जो था अकबर का पुत्र था। किसका? अकबर का, जहांगीरी पुत्र था। अकबर की मृत्यु जो हो जाती है 1605 ईस्वी में होती है। और ठीक है, 1605 ईस्वी में। तो यहाँ में 1605 कहीं पर लिखा है, तो देख लेते हैं। इसमें 1605 नहीं, इसमें 1605 नहीं, इसमें नहीं, इसमें है 1605 से उसी समय उसका पुत्र शासन करता है, 1605 से लेकर 1627 तक। ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। लिखा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? यानी जो अकबर का जो शासनकाल था उस समय भूमि को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था, यानी बांटा गया था। इस बात को याद रखेंगे। तो ये जो हैं आपके 4 भागों में बांटे गए थे। कितने भागों में? 4 भागों में, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? जो 9 रत्न की बात हो रही है वो किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। जबकि हम प्राचीन काल में चलेंगे तो चंद्रगुप्त जो थे, ये बोला जाता है जो गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न की परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो दिया है ये अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, याद रखेंगे।
यहाँ लिखा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। जो रामानंद जो थे, आप देखते हैं रामानंद, उनके शिष्य कौन थे। तो इसमें जो हो जाएगा, ये इसमें कोई शिष्य इनका नहीं था इसमें से, ठीक है। रामानंद, सॉरी, याद रखेंगे रामानंद का शिष्य पूछ रहा है तो रविदास भी हो जाएंगे, कबीर भी हो जाएंगे, घना और पीपा भी हो जाएंगे, या 81 का आपका डी ऑप्शन आज हो जाएंगे। यानी सभी जो लोग थे ये या हो जाएंगे, ठीक है, सभी आपके हो जाएंगे, इनके शिष्य थे। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, भुलाएंगे नहीं। लिखा है कि तलवड़ी किसका जन्म स्थान है। तलवड़ी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ पर किसकी जन्म स्थान है, गुरु नानक की यहाँ पर जन्म स्थान है, ठीक है। मीराबाई राजस्थान से संबंधित है, रविदास जी यूपी से, और कबीर भी यूपी से संबंधित हैं। इन बात को याद रखेंगे। आइए बस जल्दी जल्दी, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम देख लेते हैं, अब ख़त्म ही होने वाली हैं। लिखा है ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो मैंने बताया है अजमेर में, जो राजस्थान में का क्षेत्र पड़ता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी में किसका जन्म हुआ था ये पूछा गया है। आपका 84 जो है, आपका जो काशी में जन्म हुआ था, वो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी हमने बताया, अभी आगे ही बताया है कि कबीर जो है काशी से संबंधित है, यानी यूपी के क्षेत्र से संबंधित है। बीजक में किसके उपदेश को संग्रहित किया गया है। तो बीजक जो है वो कबीर से संबंधित है, क्योंकि कबीर की ही बीजक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो कबीर से संबंधित हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 85 का, ठीक है। लिखा है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। तो मैंने कई बार बताया है, ह्वेनसांग और फाहियान ये जो थे ये चीन यात्री थे, ठीक है। ह्वेनसांग जो थे ये चीन यात्री थे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद जो है यह पुस्तक का नाम है, यह यात्रा वृत्तांत किसकी है। तो ये याद रखेंगी आपके अलबरूनी की। अलबरूनी के पुस्तक का नाम ही तहकीक ए हिंद है, ठीक है। या किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लिखा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो आप जानते हैं कि मौर्य काल में जो प्रसिद्ध यूनानी था वह मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज। आपका 88 का जो है बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गजनवी के जो समय था अलबरूनी भारत आया था, और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, और जो 1025 का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है 90 क्वेश्चन कि कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो था, जैसे आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी में। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उस समय ब्रिटेन की राजकुमारी महारानी एलिजाबेथ थी, उसी समय, ठीक है। उस समय उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई 1603 ईस्वी में हो जाती है, और वहाँ का राजा, ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रिंसिपल बन जाता है। वही जो है अकबर के दरबार में विदा करता है कैप्टन हॉकिंस को कि आप जाइए वहाँ पर व्यापार कीजिए भारत में। तो उसके अकबर के दरबार में फरमान लेके आता है, लेकिन इसी बीच जो है अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है, और उसका पुत्र जो होता है वहाँ पर शासन करने लगता है। और ये जो था कैप्टन हॉकिंस, यह भारत 1608 ईस्वी में पहुँचता है। तो ये अकबर के दरबार में नहीं, बल्कि उनके पुत्र जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ये हो गए 91 क्वेश्चन। लिखा है कि बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था। तो मैंने अभी बताया है कि रंगून जो म्यांमार में पड़ता है, वहीं पर बहादुर शाह जफर को हत्या कर दी गई थी। और बहादुर शाह जो जफर था मुग़ल वंश के अंतिम शासक थे। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। बस आगे आपके समक्ष बस छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप इस बातों को याद में रखेंगे।
ठीक है। लिखा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो आप भली भांति जानते हैं कि भारत के समय उस समय गवर्नर जो था लॉर्ड कैनिंग था। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 92 का सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। व्यापकगत सिद्धांत का संबंध किससे है। व्यापक सिद्धांत को यह कहा जाता है हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे। हड़प नीति या व्यापकन नीति जो है डलहौजी के समय चलाया गया था और रेलवे की शुरुआत जो हुई थी 1853 में डलहौजी के समय भी हुई थी। पोस्ट डाकघर सेवा यह डलहौजी के समय ही हुई थी। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ की गई। तो यह आप भली भांति जानते हैं कि यह जो आरंभ की गई 10 मई 1857 को यह मेरठ से स्टार्ट की गई थी और ये जो है मेरठ से शुरू की गई थी 1857 की क्रांति। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। यह 95 में गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था ये भी लिखा गया था, तो 1911 में। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। और कहाँ स्थित है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। 95 का आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। और इंडिया गेट पूछा जाएगा। हेलो, इंडिया गेट जो है गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 14 में। इंडिया गेट जो बात करेंगे यहाँ पर तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा और इसका भी ए आपका राइट हो जाएगा। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। लिखा है कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो मैंने पहली बात बताया है कि 1853 में। किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय ट्रेन की शुरुआत होती है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो अब जानबे करते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ आया था, भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर। वहाँ का राजा जोमरिन था। इस बात को ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है, अब देख लेते हैं। लिखा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन वापसी का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी ने यह प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया रूल जो है इन्हीं की पुस्तक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि लिखा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी आप 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 1931 में दी गई थी भगत सिंह को। ठीक है, इसमें 3 पुत्र जो थे शहीद किए गए थे। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरा दोस्त, आप ज़रूर बताइए कमेंट कर। फिर मैं आपको 2022 का मैंने पूरा दे दिया, 2023 का मैं पूरा दूंगा और 24 का एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ आप जाइए मत, पूरा वीडियो को देख लिए हैं तो देखिए। और मैं इसके बाद सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूरा देने वाला हूं, जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2 से 3 वीडियो रहेंगे, जिससे आपके 50 नंबर वहाँ से, 50 नंबर यहाँ से। हिस्ट्री से आपके 100 नंबर के 100 नंबर मैंने कंप्लीट कराए हैं। अगर यहाँ से आपके ज़्यादा नंबर कम आते हैं, यहाँ से अगर एक भी कम आते हैं नंबर 100 में से 100, तो मेरे से कीजिए, मेरे पर आप एक फ़ोन कर सकते हैं कि सर आपका नंबर नहीं लड़ा है। यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो पूरा वीडियो को आप देखिए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।